topic, another sector for our engineers. So today I am going to discuss about defense sector. My name is TM Shivam. Let's start our discussion. So friends, defense sector is very important when we see from opportunity prospects point of view. It's a very bright area where we can work upon, right? Now why that area is so important and why the future prospect in that area, that is the defense sector, is huge. So let me tell you about this first, then we'll go into the opportunities point. Right now India is suffering from 2-3 problems at the same time when it comes to security of our country. Number 1, Naxalism. Number 2, terrorism. And number 3, combination of China and Pakistan. So everywhere we need a very good weapon system, missile systems, to protect the sovereignty and integrity of our country. देखिए बहुत ज़रूरी है ये हमारे देश में आर्मी को वेपनाइज करके रखना प्रॉपरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम. जब हम नक्सलिज्म से डील कर रहे हैं, हम लोग टेररिज्म से डील कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू नेबर्स विच वी आर इन डिस्प्यूट. और आने वाले समय में भी ऐसे ही चलने वाला है. अब जब जियोपॉलिटिकल ने एक बड़ा शिफ्ट लिया है, पहले यूएस को सेंटर ऑफ पावर कहा जाता था, अब उस पावर सेंटर ऑफ पावर को चाइनीज़ ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. सो चाइना विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज फार एज सेंटर ऑफ पावर थिंग इज कंसर्न. तो देखिए हमारे लिए डिफेंस सेक्टर, हमारे देश के लिए ये डिफेंस सेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और इसीलिए हम इंजीनियर्स के लिए भी डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आज की डेट में हम लोग दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इंपोर्टर हैं व्हेन इट कम्स टू वेपन सिस्टम, व्हेन इट कम्स टू मिसाइल सिस्टम्स. हम हर चीज़ बाहर से खरीद रहे हैं. गवर्नमेंट तकरीबन 31% जो डिफेंस का बजट होता है उसका 31%, 31% वो सिर्फ डेडिकेट करके रखती है इंपोर्ट्स के लिए. इतना ज़्यादा पैसा हम इंपोर्ट्स में दे रहे हैं. दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है हम लोग. और पूरे वर्ल्ड में जो टोटल इंपोर्ट होता है आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, आवर शेयर इज़ 9%. दुनिया में टोटल जो खरीद फरोख्त होती है आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, देश एक दूसरे से खरीदते हैं, उसका 9% हमारे हिस्से में है. वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड आर्म्स एंड एम्यूनिशन. दोस्तों हमारे देश में अभी ये सेक्टर ठीक से शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उस तरफ भी पहल की है, उस तरफ भी एक स्टेप बढ़ाया है. और अगेन जो मैंने आपको अम्ब्रेला स्कीम बताई थी आत्मनिर्भर भारत, उसी के तहत गवर्नमेंट अब इसमें भी बढ़ावा दे रही है लोगों को. कैसे दे रही है? गवर्नमेंट ने कुल 101 वेपनरी सिस्टम और प्लेटफॉर्म है जिनको बैन कर दिया है. मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि अब हम कुछ सेलेक्टेड वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स को हम खरीदेंगे नहीं, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने देश में ही बनाएंगे लोकल वेंडर्स की मदद से. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3-4 सालों में गवर्नमेंट $21 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, सिर्फ लोकल कंपनीज, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को मदद करने में. सो दोस्तों अगर हमारे देश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज बूस्ट फॉर दिस सेक्टर. I regularly in every video I mention this, that industry requirements depends on the government motive. गवर्नमेंट किस तरफ अपना फोकस कर रही है, इंडस्ट्री उसी तरफ जाती है. क्योंकि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों को सिंक में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिंक में होना बहुत ज़रूरी है. जैसे एग्जाम्पल के लिए
सबसे पहले गवर्नमेंट ने डीटीएच निकाला, डायरेक्ट टू होम सर्विस। उसके बाद जी टीवी, एयरटेल, देन टाटा स्काई, देन इवन वीडियोकॉन, सो मेनी प्लेयर्स केम इन। देखते ही देखते ये सेक्टर एक बहुत ही ज़बरदस्त सेक्टर बन गया था। 4G में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, ब्रॉडबैंड में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करना चालू किया था, तो गूगल, जियो सब लोग आ गए। सो यू नो, इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्कीम्स लेके आती है, हमें उस स्कीम्स को ही ध्यान में रखना है, तो हम आगे आगे अपना फ्यूचर देख सकते हैं। अभी हमारे देश में डिफेंस को लेके किसी प्रकार का, हमारे यहाँ कुल मिला के बस एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो डिफेंस के आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाती है, छोटे मोटे टैंक बनाती है, और डीआरडीओ एक इंडस्ट्री, डीआरडीओ एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो मिसाइल सिस्टम्स पे काम करती है, राइट, कम्युनिकेशंस और मिसाइल सिस्टम्स पे काम करती है। उसके अलावा हमारे देश में अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो हॉल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो ये ऐसे गिने चुने ही हैं। बट जैसे ही हम अपने देश में, जैसा कि आपको बताया, 101 तरह के वेपन्स गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि अगले 7 सालों तक गवर्नमेंट इनको प्रोक्योर नहीं करने वाली, इंपोर्ट नहीं करने वाली। गवर्नमेंट जो है लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स को ही मतलब बिडिंग के थ्रू वो टेंडर देंगे और उनसे ही खरीदेंगे। ऑब्वियसली क्वालिटी टेस्टिंग होगी, राइट। अच्छा, इसमें हमारी गन्स आ जाती हैं, राइफल्स आ जाती हैं, कोवर्टीज आ जाती हैं, यू नो, सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब आपको पता है कि जब गवर्नमेंट अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन पे काम करेगी तो ये चीज़ आगे बढ़ेगी भी, ये यहीं पे रुकने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि 7 साल तक गवर्नमेंट ने बैन लगा के रखा है तो आगे फिर क्या, 7 साल बाद क्या, क्योंकि हमें तो 30 साल तक काम करना है, नौकरी करनी है। ऐसा नहीं है। देखिए, शुरुआत, कहते हैं ना, कभी भी किसी रिएक्शन के लिए हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, एक रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Catalyst always plays a very important role, and such kind of schemes, such kind of steps taken by government act as a catalyst. Catalyst की तरह काम करते हैं। इस तरह के जो steps गवर्नमेंट लेती है वो एक catalyst की तरह काम करते हैं किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 7 साल के लिए गवर्नमेंट ने बंद किया है जस्ट टू चेक कि आर वी केपेबल और नॉट, मतलब हमारी इंडस्ट्री केपेबल है भी या नहीं, सिर्फ ये देखने के लिए। 7 साल में डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, और एक बार मान लीजिए वो चेन रिएक्शन स्टार्ट हुई, इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट। 7 साल बाद भी वो रुकेगा नहीं, क्योंकि देखिए, जब डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस में आर्म्स एंड एम्यूनिशन आते हैं, वेपनरी सिस्टम्स आती हैं, टैंक्स, एंटी टैंक्स मिसाइल, कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडार सिस्टम, सोनार सिस्टम, there's so many things. Surveillance के लिए you need so many things. You need manless drone, unmanned drone, sorry, right? Unmanned air vehicle बोलते हैं, UAV. Every country need that. अभी हम बाहर से खरीद रहे हैं। और एक्चुअली मैं आपको कुछ डेवलपमेंट्स बताना चाहूँगा। अभी रिसेंटली जब चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ था हमारा लद्दाख में, तो गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली लिया डिफेंस सेक्टर को, जिसकी वजह से डीआरडीओ ने कई सारी चीज़ें निकाली। जैसे डीआरडीओ ने एक स्मार्ट टॉर्पेडो सिस्टम निकाला। टॉर्पेडो क्या होता है बच्चों? बेसिकली जैसे हम हवा में मिसाइल छोड़ते हैं, सबमरीन्स टॉर्पेडो छोड़ती हैं अगले मरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो वाटर टू वाटर जो वॉरफेयर होता है, अंडर वाटर वॉरफेयर जिसको आप बोल सकते हो, तो वहाँ पे टॉर्पेडोज चलते हैं। तो स्मार्ट टॉर्पेडो सिस्टम निकाला है कि सबमरीन को डिटेक्ट करके तुरंत फायर कर देगा, हमें एम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1971 में आई थिंक गाजी अटैक आप लोगों ने देखा होगा, उसमें टॉर्पेडोज का आपने कुछ जिक्र सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो उसको ज़रूर देखिए। इट्स अ वेरी गुड मूवी। आप सबमरीन्स की वर्किंग को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट मूवी। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हमने, कुछ टेक्निकलिटीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो स्मार्ट टॉर्पेडो सिस्टम निकाला है। उसके बाद एक डीआरडीओ ने एक ऐसी मिसाइल का, रुद्राक्षम बोलते हैं उसको, उनका नाम उन्होंने रुद्राक्षम रखा उस मिसाइल का। वो मिसाइल क्या करती है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एमिशन के सोर्स को अटैक करती है। तो बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए हमारा किसी से अगर हम लड़ाई, युद्ध चल रहा है हमारा किसी से, वार, अगर वी आर एट वॉर विद समवन, विद सम कंट्री, सो व्हाट रुद्राक्षम इज यूज्ड टू डू इज, रुद्राक्षम सिस्टम विल डिटेक्ट इज देयर एनी सोर्स ऑफ एमिशन। अब एमिशन क्यों होता है,
तो देखिए अगर रेडार सिस्टम है तो वो कुछ सिग्नल्स भेजेगा, दिस इज अ काइंड ऑफ एन एमिशन। अगर कोई कम्युनिकेशन के लिए कोई टावर लगा के रखा तो दिस इज अ काइंड ऑफ एन एमिशन। तो दोस्तों ये कैपेसिटी है डिफेंस सेक्टर के लिए हमारे लिए। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, हम कम्युनिकेशन सिस्टम में काम कर सकते हैं, हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स में काम कर सकते हैं, हम स्मार्ट व्हाट वी से स्मार्ट वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में काम कर सकते हैं, सो मेनी थिंग्स राइट। सर्वेलेंस इज अ बिग सेक्टर। तो ये तो बात हो गई अपॉर्चुनिटीज़ की। अब इसमें घुसने के लिए डिफेंस सेक्टर में अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ब्रांच। अब डिफेंस सेक्टर में मल्टी डिसिप्लिनरी ऑपरेशंस होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं सो यू कैन गो फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो यू कैन गो फॉर सम एरोनॉटिकल पार्ट, मिसाइल सिस्टम और समथिंग। अगर मैकाट्रॉनिक्स इज द बेस्ट थिंग फॉर दिस एरिया, क्योंकि मैकाट्रॉनिक्स में मैकेनिकल का एरोनॉटिक्स भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स का कम्युनिकेशन भी है। सो वो एक ज़्यादा कैसा बोलूँ मैं, ज़्यादा मतलब इट विल बी अ बेस्ट फिट फॉर मैकाट्रॉनिक्स, इट इज़ अ बेस्ट फिट। ओके, मैकाट्रॉनिक्स बहुत ही एडवांस ब्रांच है। आई मीन कोई अगर मैकाट्रॉनिक्स में है तो डेफिनेटली उसको तो बहुत अच्छे चांसेस है। फिर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, या हम जो मैं लास्ट मेरा टॉपिक था वाटर मैनेजमेंट का उसकी बात कर लें, सो दे आर क्वाइट अ गुड फिट। लेकिन बाकियों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर चाहे वो एरोनॉटिक्स इंजीनियर हो, कंपोजिट्स में मैकेनिकल इंजीनियर्स भी काम करते हैं और केमिकल इंजीनियर्स भी काम करते हैं। कंपोजिट्स क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। बेसिकली आप क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे काम करते हैं। आप अभी अकेले अगर मैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आयरन एक बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, लेकिन जैसे उसमें आप कार्बन मिलाते हो तो वो आयरन की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, और कार्बन मिलाते हो तो वो स्टील में बन जाता है। स्टील जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इसी तरह से जब आप दो मटेरियल को मिलाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जो नया मटेरियल होता है उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो कंपोजिट्स में आप काम कर सकते हैं, यू नो इट्स अ वेरी गुड एरिया। कम्युनिकेशन सिस्टम्स में आप काम कर सकते हैं। ओके, सो इट्स क्वाइट अ गुड फिट फॉर बोथ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, एरोनॉटिक्स इंजीनियर, mechatronics engineer, electrical as well, of course. I should not forget electrics. For CSIT people, you can work on cyber security space. I mean, आर्मी को भी इंटेलिजेंस यूनिट लगती है, तो इंटेलिजेंस यूनिट के लिए या फिर डिटेक्शन सिस्टम भी आप कंप्यूटर साइंस के बिना नहीं पॉसिबल है। IT इज एन एरिया जो इंफॉर्मेशन पास करने का काम आता है। यानी ऐसे ऐसे आप सिस्टम डिज़ाइन करते हो जो रिमोट एरियाज में इफेक्टिवली बिना किसी के पकड़ में आए आप अपनी इंफॉर्मेशन पास कर सकें। अभी आर्मी पहाड़ों में जाके लड़ रही है, उसके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होने का, क्योंकि अगर हम मान लीजिए डायरेक्ट कनेक्ट हो भी रही है तो जो हमारा दुश्मन है, जो अपोजिट एंड है, वो कुछ कर सकता है। सो आई मीन टू डील विद सच प्रॉब्लम्स IT पीपल कैन वर्क ऑन इट। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं इस एरिया में। सो अब जैसे मैंने कुछ कंपनी के नाम बताया, मैं कुछ कंपनी और DRDO मैंने आपको बताया, हॉल मैंने आपको बताया, उसके अलावा BHEL है जो इस पर काम कर रही है, देन आपके भारत फोर्ज है जो इस पर काम कर रही है, L&T इज इन कंपनी विच यू कैन लुक फॉर, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज अनदर वन। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में काफ़ी एक्टिव हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा। उसके अलावा अगर आपको स्पेशलाइज्ड मैंने तो ब्रांचेस बता दिया, लेकिन मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर से बीटेक करके डिग्री लेके एलिजिबल नहीं हो जाएगा, उसको स्पेशलाइजेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो आई एम सजेस्टिंग 2 इंस्टीट्यूट्स जो सिर्फ PG प्रोग्राम्स चलाते हैं, दैट इज़ मास्टर्स एंड डॉक्टरेट प्रोग्राम्स, PhD एंड MTech। तो आप उन इंस्टीट्यूट्स को देख सकते हो। पहला इंस्टीट्यूट है DIET, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, पुणे में है वो, और दूसरा इंस्टीट्यूट है आपका मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ये दोनों पुणे में ही है। तो यू कैन लुक फॉर दीज इंस्टीट्यूट्स, दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर दिस पर्पस ओनली, आर्मी को वेपनाइज करने के लिए प्रॉपरली, ताकि वो हमारे देश को प्रोटेक्ट कर सके, डिफेंड कर सके। ये दोनों इंस्टीट्यूट्स को बनाया ही इसलिए गया है। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। इसमें आप देखोगे
तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन को लेके स्पेशलाइज ब्रांच है, साइबर सिक्योरिटी के लिए एक ब्रांच है, एरोनॉटिक्स के लिए एक ब्रांच है, मिसाइल सिस्टम के लिए एक ब्रांच है। हर स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक अलग ब्रांच इनने एमटेक के लिए और पीएचडी में डाल के रखी है। सो आप इसमें पढ़ के और सीधे उस सेक्टर में जा सकते हैं। जो लोग एमटेक की तैयारी कर रहे हैं, गेट एग्जाम देंगे, हम आगे गेट के बारे में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि गेट क्रैक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप ऐसे जाओ तो सब बोलते हैं कि बिना कोचिंग के तो नहीं हो पाएगा, पर ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं अगर अपना बताऊं, मैंने 2011 में गेट क्रैक किया था विद ऑल इंडिया रैंक 1793, दैट टू इन 3rd ईयर विदाउट एनी कोचिंग और एनीथिंग। मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पे मैंने गेट क्रैक किया था। ओके, सो हो सकता है वो, हम आने वाले वीडियो में ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, कंपनीज़ के नाम, इंस्टीट्यूट्स के नाम और आपके हाँ, तो ये 2 चीज़ें हैं। स्किल सेट्स तो उसी में कवर हो ही जाएगा, राइट। सो मैं कंपनीज़ के नाम और इंस्टीट्यूट्स के नाम जहाँ आपको पढ़ाई करना चाहिए और कंपनीज़ जहाँ पर आप जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ये दोनों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो ये हमारा पूरा डिफेंस सेक्टर और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और उसकी उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयारी कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ इसी तरह के अगर और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई नीड योर सपोर्ट। ओके, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और नए नए सेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपके लिए लाता जाऊँगा ताकि जॉब वाली प्रॉब्लम आपकी लाइफ से क्लियर हो जाए फॉर ऑल द ब्रांचेस, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।